हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर में मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो बीमा पॉलिसी बेचती है उसमें जो रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, जो रूल्स फॉलो होते हैं, जो लॉ होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं बीमा कंपनी की पॉलिसी को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो अथॉरिटी से उनके लिए बनाई गई है वो सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कौन से एक्ट के अनुसार कौन सी पॉलिसी बनाई गई थी, किस एक्ट के अकॉर्डिंग कानून आए गए थे, किस अकॉर्डिंग के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस बनता है, किस एक्ट के अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस बनता है। ये सारी चीज़ें हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंश्योरेंस सेक्टर को चलाने, कंट्रोल करने, प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून, जो नियम और जो अथॉरिटीज बनाई गई है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए, बीमा पॉलिसी लेने के लिए जो भी मतलब रेगुलेशन दिए गए थे, जो रूल्स दिए गए थे, जो लॉ आए थे, जो एक्ट बनाए गए थे, जो अथॉरिटीज़ थी, ये सारी चीज़ें किसके लिए थी, एक बीमा कंपनी को चलाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कहलाती है, वो रेगुलेशन फ्रेमवर्क कहलाता है या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, इन्हीं नियमों से तय होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करेगी, कस्टमर का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा और कंपनी कोई गलत काम ना करे। मतलब जो रूल्स आए थे, जो रेगुलेशन दिए गए थे, जो अथॉरिटीज बीमा कंपनी को चलाने के लिए बनाई गई थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग पता चलता है कि यह वही बताते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को कैसा चलाया जा सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे चलाया जाएगा। और फिर अगर कस्टमर इसमें पॉलिसी ले रहा है, कोई LIC जैसे ले रहा है, कोई जनरल इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है, जैसे उसमें आता है फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, अदर कोई भी इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है, तो उनका जो पैसा है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए या फिर उसको चलाने के लिए जो भी जो रेगुलेशन था उसे किस प्रकार से फॉलो किए जाए या फिर उसमें जो कौन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए रेगुलेशन एक्ट को फॉलो किया गया था। अब हम देखेंगे कौन कौन से रेगुलेशन, कौन कौन से एक्ट इसमें आए थे। इंडिया में बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस कई अलग अलग कानून मतलब एक्ट के अनुसार चलता है, हर एक्ट का अपना एक रूल है। अब हम देखेंगे कि जो ये रेगुलेटर फ्रेमवर्क है, ठीक है, मतलब ये जो ढांचा है जिसमें हम जो रूल्स पढ़ेंगे, जो लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, किस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी सुविधा या कौन सी पॉलिसी आई थी। स्टार्ट करते हैं, एक्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इसमें इंश्योरेंस एक्ट 1938, बीमा अधिनियम। ठीक है, 1938 यह सबसे पुराना और बेसिक लॉ है। ठीक है, 1938 क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का या बीमा का सबसे पुराना अधिनियम है, जिसके अकॉर्डिंग बीमा पॉलिसी के कुछ नियम, कुछ रेगुलेशन या फिर उसको रजिस्टर करने की जो भी एक्टिविटीज़ थी वो लागू की गई थी। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे रजिस्टर होगी, ठीक है, किसी कंपनी को क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी व्यक्ति को कोई कंपनी ओपन करनी है, कोई LIC से लेकर या फिर जनरल इंश्योरेंस से लेकर, तो कैसे रजिस्टर करेगा। ठीक है, ये रजिस्टर करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है, जो भी नियम्स होते हैं, वो किस में बताया गया था, 1938 के अकॉर्डिंग। इसमें इसे बताया गया था क्या कि कंपनी कैसे रजिस्टर होगी, कैसे काम करेगी, कस्टमर का प्रोटेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, जब कस्टमर का जो पैसा है और किसी कंपनी को रजिस्टर करना है, ठीक है, या फिर वो कंपनी किस रेगुलेशन, किस लॉ के हिसाब से चल रही है, कैसे काम करेगी, ये सारे नियम किसमें थे, 1938 एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था। सेकेंड है द लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, जो जीवन बीमा निगम होता है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग आया था, 1956 के अकॉर्डिंग आया था। मतलब LIC, आप अपने जीवन के लिए जो भी LIC लेते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, LIC कंपनी में 2 लाख का 2 लाख की पॉलिसी ली, आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा अपनी प्रीमियम राशि उस कंपनी में जमा करेंगे। आपने क्या किया, अपने जो जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए क्या किया, एक सेविंग कलेक्ट की। ठीक है, वो सेविंग किसके एक्ट, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आई थी, 1956। ठीक है, 1956 अधिनियम के अकॉर्डिंग LIC का निर्माण हुआ था या बनाई गई थी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक LIC ले सकते हैं या फिर LIC से चलाने के लिए या LIC पॉलिसी को चलाने के लिए जो भी उसमें नियम थे, जो
रेगुलेशन थे वो सारी किसमें थे, 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग थे। फिर है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज्ड एक्ट 1972। इसमें सबसे पहले प्राइवेट कंपनी जनरल इंश्योरेंस करती थी। 1972 में इन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया। मतलब जो जनरल इंश्योरेंस था, जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, पहले क्या थी वो, पहले वो प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनीज को रेगुलेट कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, 1972 में उन कंपनी को नेशनलाइज करके गवर्नमेंट में लाया गया, या उसको गवर्नमेंट बनाया गया। कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग, 1972 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो प्राइवेट कंपनी से गवर्नमेंट में बदल दी गई। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यह एक्ट बना। मतलब जो भी जनरल इंश्योरेंस थे, जनरल इंश्योरेंस कौन से थे, जैसे मैंने आपको बताया था, मैरिज इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड अगर आपकी दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर आपको कोई हानि पहुंचती है तो उसका लॉस कौन भरपाई करता है, उसका जो रिस्क होता है वो LIC लेती है। और अगर आप किसी दुर्घटना में फंसे हैं, आपको कोई चोट आती है या फिर आप जिस वाहन से थे, मतलब आपका एक्सीडेंट जैसे मान लो कार से हो गया, ठीक है, या फिर आग लग गई और आपकी दुकान जल गई, दुकान में जो भी लॉस हुआ, जैसे कि आपका सामान जल गया, ठीक है, जो लॉस हो रहा था ये, उसमें से क्या हुआ, सामान जला, सामान जलना क्या हुआ, वो एक जनरल इंश्योरेंस था, उसमें गुड्स का नुकसान हुआ, जो माल रखा हुआ था उसका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी करती है। ये किसके अकॉर्डिंग था, 1972 के अकॉर्डिंग। जो पहले प्राइवेट थी, फिर उसे 1972 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। फोर्थ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ठीक है, RDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे IRDA भी कहा जाता है। इस एक्ट को आया था 1999 में एक्ट आया था, जिसने क्या किया था, IRDA ने वह अथॉरिटी है जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। ठीक है, सारे इंश्योरेंस कंपनी मतलब जैसे कि अगर LIC वाली है, ठीक है, जीवन बीमा निगम है, या फिर अदर कोई भी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस है, मोटरसाइकिल इंश्योरेंस में अदर कोई भी, ट्रक इंश्योरेंस आ गया, बाइक इंश्योरेंस आ गया, फायर इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, अदर कोई भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ये सारी कंपनीज को कौन मतलब प्रोटेक्ट करना या कंट्रोल करने का काम किसका होता है, IRDA का होता है। कंपनी को लाइसेंस भी कौन देती है, IRDA देती है। उनके काम की निगरानी कौन करती है, IRDA करती है। कस्टमर के इंटरेस्ट की रक्षा कौन करता है, IRDA करती है। किसके अकॉर्डिंग, 99 एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। जगह जगह पब्लिक को रिस्क होता है, जैसे फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स आदि। अगर किसी एक्सीडेंट से पब्लिक को नुकसान हो जाए तो कंपनी को कंपेंसेशन देना पड़ता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसे जो नुकसान होता है, मान लो कि केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका हाथ जल जाता है किसी केमिकल से, ठीक है, तो क्या हुआ, एक पब्लिक लिएबिलिटी के तौर पे एक उसका इंश्योरेंस बनता है जो उसके रिस्क को प्रोटेक्शन देती है। अगर कोई कंपनी में व्यक्ति काम कर रहा है और उस अथॉरिटी या उस नियम रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस कंपनी को उसका जो इंश्योरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी की जो मतलब कस्टमर से अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे प्रोटेक्शन के रूप में कुछ कंपेंसेशन देना पड़ता है, मतलब कुछ मुआवजा देना पड़ता है। ठीक है, जितनी हानि हो सकती है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी का जैसे कि हाथ जल गया, अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, जिस हिसाब से जिस रिस्क को देखते हुए, उस रिस्क को देखते हुए उसको कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए, कितना मुआवजा हुआ होगा, कितना उसका रिस्क था, उस रिस्क के अकॉर्डिंग उस रिस्क को जांच करके ही उसको क्या दिया जाता है, कंपेंसेशन उस कंपनी के द्वारा दिया जाता है। ये एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग लागू किया गया था, जिससे पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस का नाम दिया गया है। इसके बाद है मोटर व्हीकल, ठीक है, जिसे ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस आप कह सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग जारी किया गया था। इसमें क्या होता है, हर व्हीकल के लिए मोटर इंश्योरेंस जरूरी है, बताया गया है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी क्या करते हैं, जैसे कि आपने इंश्योरेंस लिया,
आप कोई कार ले रहे हैं, आप कोई बाइक ले रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी चोरी हो सकती है, ठीक, कोई डैमेज हो सकती है। आप क्या करेंगे, आप पहले से सोचेंगे कि आप उस रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए पहले से इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इस एक्ट में बताया गया है कि आप क्या करें, आप हर व्हीकल का, जो भी व्हीकल आप ले रहे हैं, जो भी ऑटोमोबाइल आप ले रहे हैं, उसका पहले से इंश्योरेंस करवाएं, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ नुकसान होता है, कोई लॉस होता है, तो आप उससे क्या कर सके, आप उस मतलब इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा सके। मतलब हर व्हीकल के लिए मोटर इंश्योरेंस जरूरी, रोड एक्सीडेंट से थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन, ये सब इस सेक्टर में आता है। मतलब अगर रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, आप किसी बाइक से थे, आपने क्या किया, दूसरे बाइक वाले को टक्कर मार दी, दूसरा बाइक जिसको आपने टक्कर दी उसका भी एक्सीडेंट हुआ, उससे भी चोट आई होगी, या फिर उसके भी जो व्हीकल था, बाइक जैसे या कार मान लो, उसको भी नुकसान हुआ होगा। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी को भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर 7 है मैरिड इंश्योरेंस। मैरिड इंश्योरेंस एक्ट आया था 1963 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था कि मैरिड इंश्योरेंस का मतलब होता है जैसे कि जहाज, ठीक है, शिप जो होते हैं, उसमें क्या होता है, जो समुद्री मान होता है, जो क्या होता है, एक समुद्र से दूसरे समुद्र में, या इस समुद्र से अदर कंट्री में पहुंचाया जाता है, दूसरे राज्य में, स्टेट में पहुंचाया जाता है, उस बीच में, ठीक है, जहाज डूबने पर या फिर होता है उसमें पानी चला जाने पर क्या होगा, माल खराब हो जाएगा, जो गुड्स थे उसमें सारे खराब हो जाएंगे, तो उसमें जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, जहाज डूबने पर या फिर वो माल के खराब होने पर जो भी नुकसान होगा, उसको प्रोटेक्शन कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये एक्ट आया था 1963 के अकॉर्डिंग। फिर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था जब इंश्योरेंस पढ़ा है कि इंश्योरेंस दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसमें एक पार्टी होती है, एक व्यक्ति होता है, और दूसरा क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होगा कि आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है, तो आपको प्रीमियम राशि थोड़ा थोड़ा करके उस बीमा कंपनी को देनी है। उसके बाद आपको कोई रिस्क होता है, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी मौत हो जाए, तो क्या होगा, उस रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए कंपनी आपका पैसा वापस करती है, ठीक है। तो ये क्या था, ये 2 लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाने के रूल्स, इसलिए मतलब जो व्यक्ति है, जो इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको क्या करने के लिए, कानूनी बनाने के लिए, उसको लीगली बनाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए थे, वो एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग दिए गए थे, जिसमें क्या क्या था, ऑफर, एक्सेप्टेशन, कोऑर्डिनेशन, कंसिडरेशन, गुड फेथ आदि इस सेक्टर में आते हैं। मतलब आप किसी से, आप अगर किसी व्यक्ति और बीमा कंपनी की जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी मतलब एग्रीमेंट है, उसको फॉलो करने के लिए, उसको रेगुलेशन करने के लिए जो नियम दिए गए थे, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अकॉर्डिंग आए थे। फिर है हिंदू सजेशन एक्ट 1913। किसी इंजर्ड व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी हेयर को पैसा कैसे मिलेगा, यह कानून बताता है। मतलब इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वो इंजर्ड हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर अदर कोई भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, उसका जो भी पैसा है, कहीं उसका इन्वेस्टमेंट है या उसकी कहीं प्रॉपर्टी ली हुई है, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलता है कि उसकी वो प्रॉपर्टी थी, उसको लॉस हुआ है, तो उसकी मृत्यु हुई है, उस पर उसको कैसा पैसा मिलेगा, ये बताया गया था 1930 एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर इंडियन स्टाम्प इंश्योरेंस पॉलिसी पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उसके रूल्स इस एक्ट में होते हैं। मतलब इसमें कहा गया था कि जो इंडियन स्टैम्प होता है, ठीक है, जो स्टाम्प पेपर्स होते हैं, स्टाम्प होता है, उसमें जो भी एक्ट फॉलो होते हैं या जो भी रूल्स फॉलो होते हैं, वो इंडियन एक्ट के या फिर इंडियन पॉलिसी के इस स्टाम्प ड्यूटी के अंतर्गत बताया गया था। फिर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1872। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करनी हो तो उसके रूल्स इस सेक्टर में। इसमें बताया गया था कि जैसे कि एक प्रॉपर्टी है या फिर आपके इंश्योरेंस है, ठीक है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 3 लाख की, आपने क्या किया, 1.5 लाख भर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसको बंद करना है। आप क्या कर रहे हैं, या तो आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई व्यक्ति था, उसने क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख की लिया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई।
उसकी डेथ हो गई तो फिर क्या होगा, अब वो या फिर अपनी जो पॉलिसी उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है या इस एक्ट में उसके जो रूल्स हैं वो बताए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है तो कैसे करेगा। ठीक है, ठीक है, ये थे आपके इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, जो भी मतलब इंश्योरेंस एक्ट थे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे, अभी हमने पहले से ही पढ़ा कि इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हमने ये देखा कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी थी, ठीक है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी रेगुलेशन थे वो किस किस आधार पर किस किस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स कौन कौन से नियम हैं। अब हम देखेंगे कि अगर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है तो किस किस बेस पे होता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट किस किस प्रकार का हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, ठीक है, लीगल है या नहीं है, इनलीगल तो नहीं है। मतलब ये जो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग आती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। ठीक है, जैसे देख लो आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी लिया, रेंट पे लिया, सेल पे लिया। ठीक है, अगर कोई भी एक्टिविटीज़, ठीक है, आपने कोई अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी ली तो आप क्या करेंगे, आप अगर रेंट में अगर आपने 2-4 महीने के लिए भी कोई प्रॉपर्टी ली है तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, उसका एक एग्रीमेंट करवाएंगे, उसका वेरिफिकेशन कराएंगे लीगली। ठीक है, वो कौन करता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है वो करता है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है कि अगर दो लोगों के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जो एक लिखित भाषा में हो सकता है, बोली हुई भाषा में भी हो सकता है, जो एक लीगली तौर पर या फिर कानूनी तौर पर काम करता है। सिंपल सा फंडा ये है या सिंपल से मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट होता है जो लीगली रूप से काम करता है या कानूनी तौर पर काम करता है। A contract is an agreement that is legally enforceable by laws. कॉन्ट्रैक्ट वह एग्रीमेंट है जिसे कानून लागू करवा सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ का दो लोगों के बीच हो सकता है। ठीक है, आप मगर अगर किसी से आप कोई चीज़ एग्रीमेंट ले रहे हैं, आप किसी चीज़ को करवा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, कानूनी तौर पे होना चाहिए। आपने क्या किया, छोटा सा मतलब कोई चीज़ें बोल दी कि तू मुझे 500 रुपये देना, मैं तुझे 500 रुपये दूँ, ये क्या एक छोटी सी बात थी। अगर आप किसी से कोई बड़ी रकम लेते हैं तो क्या होगा, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिससे आप लिखित रूप से ले सकते हैं, बोली हुई भाषा में ले सकते हैं, जिसमें कानूनी जो भी रूल्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं या उसको प्रोटेक्शन देते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं अनुबंध। तो हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप से हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनफॉर्सिबिलिटी। इनफॉर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और इनफॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर है ऑन द बेसिक मोड ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, पॉसिव कॉन्ट्रैक्ट। फिर है ऑन द बेसिक ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। फिर है ऑन द बेसिक ऑफ फॉर्म। ठीक है, इसमें हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। इतने टाइप से हम कॉन्ट्रैक्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्सिबिलिटी, मतलब बेसिक ऑफ इनफॉर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैध अनुबंध। वैध अनुबंध मतलब जो अच्छी तरीके से या अच्छी सी भाषाओं में लिखा हो या बताया गया हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच है वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, मतलब लीगली तौर से उसको समझाया गया है या लिया गया है। A valid contract is a contract that is legally enforceable and meets all the essential elements of a contract. वैध अनुबंध वह अनुबंध होता है जो कानूनी रूप से लागू हो और जिसमें अनुबंध के सभी आवश्यकता तो मौजूद हो। इसमें बताया गया है क्या, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को एग्रीमेंट ले रहे हैं, दोनों के बीच जो बातें हो रही हो क्या होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, वैध होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में बताया गया है, राम ने श्याम से क्या किया, 10,000 रुपये में बाइक खरीदी और श्याम ने उसे दे दी, ये एक वैध अनुबंध है। क्या हुआ, दोनों के बीच बात हुई, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, राम ने कहा श्याम से कि मुझे तेरी बाइक लेनी है,
ठीक है। तो राम ने क्या किया, श्याम ने भी हाँ कह दिया और श्याम ने उसको बाइक बेच दी राम को। तो राम ने उससे बाइक ले ली और क्या किया, श्याम को पैसा दे दिया। तो क्या हुआ, इन दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें दोनों पक्षों की साझेदारी थी, दोनों ने लीगली तौर पे काम किया, कानूनी जो कानून के लॉ होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम किया। दोनों पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हुए राम ने क्या किया, बाइक ले ली और श्याम ने उसको बाइक दे दी। ठीक है। तो उसके वजह से जब श्याम ने उसको बाइक दी तो राम ने उसको क्या दिए, पैसे दे दिए। मतलब सिंपल सा ये है इसमें कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होते हैं जिसमें कानूनी तौर से काम हो और क्या वो एक वैध तरीके से काम हो। सिंपल सा इसमें ये हुआ कि राम ने बोला, राम ने उससे बाइक ली तो राम ने उससे बाइक ले ली और श्याम ने उससे पैसे ले लिए। फिर सेकेंड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अमान्य अनुबंध। अमान्य अनुबंध का सिंपल सा मतलब यही समझ में आ रहा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अमान्य, जिसका कोई मान्य ही नहीं है, वो मान ही नहीं है, तो लीगली तरफ से वो काम कर ही नहीं रहा है। A void contract is an agreement that is not enforceable by law from the beginning. अमान्य अनुबंध वह अनुबंध है जो शुरू से ही कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधि के लिए धन देने का अनुबंध करता है, यह अनुबंध अमान्य है। क्या हुआ कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं घूम रहे हैं या फिर आपने किसी उधार ले लिया, आपने कोई भी एक्टिविटी की 100-500 रुपये जो भी आपने इधर उधर किए, या फिर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसका कोई लीगली बेस ही नहीं है, आप जिसको एक कानूनी तौर से चला ही नहीं सकते, तो वो क्या होगा, अमान्य अनुबंध होगा, जिसको आप मान ही नहीं सकते या कानून मान ही नहीं सकता, जो स्टार्टिंग ही किसी कानूनी तौर पे हुआ ही नहीं है। अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप किसी से एग्रीमेंट ले रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, कानूनी बेस पे लीगली होनी चाहिए, वो एक वैलिड होना चाहिए। पर आप किसी से हंसी मजाक में कोई बात कर रहे हैं, आप वो मतलब कोई चीज़ें मानी है ही नहीं, आप और किसी से 100-500 ले भी रहे हैं और आप तुरंत वापस कर देते हैं, आप किसी के खाना खा लेते हैं, ठीक, आप किसी से खाना खाने जा रहे हैं, मतलब किसी जो आप चीज़ें कर रहे हैं उसका कोई मतलब जो पर्पस ही ना हो, वो लीगली तरह से मान्य ही ना, वही क्या कहलाता है, अमान्य अनुबंध कहलाता है, जिसको जो बिल्कुल गैर कानूनी तरह से काम करते हैं। फिर है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, रद्द करने योग्य अनुबंध। A voidable contract is a contract which is valid and enforceable but can be cancelled by one of the parties. रद्द करने योग्य अनुबंध वह अनुबंध है जो वैध है लेकिन इसमें से किसी एक पक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि दो पार्टीज है, दो पार्टीज के बीच जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, दो पार्टी से दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि जैसे कि राम और श्याम को एग्जाम्पल देखा था, राम ने क्या किया, श्याम की बाइक खरीदा 10,000 में, तो श्याम ने क्या किया, उसको अपनी बाइक दे दी, उससे 10,000 रुपये लिया। दोनों के बीच क्या था, दोनों के बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों के बीच समझौता हुआ था कि उस बाइक को लेकर, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर उसने 10,000 की बाइक देखी थी, उसको पसंद आ गई थी, ठीक है, पर क्या हो, उसने दूसरी जगह देखा और उसको एक 7,000 की बाइक पसंद आ गई, ठीक है, तो उसने क्या किया, इस मतलब जो ये आप इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया। दो पार्टीज थी, पार्टी ए थी और ये क्या थी, पार्टी बी थी, ठीक है। तो पार्टी इसमें ये हो सकता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कि पार्टी ए भी उस डील को कैंसिल कर सकती है और पार्टी बी भी उसको क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकती है। तो कोई एक पार्टी या फिर दोनों पार्टी तरफ से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है, वही क्या कहलाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब अवैध अनुबंध, जो कानून तरफ से पूरा गलत हो या रॉन्ग हो। An illegal contract is a contract they are involved doing something ठीक है, forbidden by laws। अवैध अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें किसी गैर कानूनी काम को करना शामिल हो। मतलब जो अवैध अनुबंध वो होता है या कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कोई गलत चीज़ हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है जैसे यहाँ पर चोरी का, अगर आप कोई चोरी का किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, किसी से एग्रीमेंट ले रहे हैं चोरी करने के लिए, ठीक है, आपको चोरी करना है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आप हमें ये दोगे, ठीक है, आपने क्या किया, एक चोरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से इलीगल है, गलत है,
क्योंकि चोरी करना गलत है। ये क्या था? ये था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी से भी चोरी करना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो ये क्या है? ये अवैध है, इलीगल है। फिर अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। Unforceable contract is a valid contract which cannot be enforced due to some technical defect. ये क्या है? अनफोर्सेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बट कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। ठीक है, जो अपरिवर्तनीय अनुबंध है वो वैध है पर क्या है? इसमें किसी तकनीकी डिफेक्ट से या फिर तकनीकी कारण से वो क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है या लागू ही नहीं हो पाता। वो क्या कहलाता है? वो अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, जैसे एग्जाम्पल में बोला है, लिखित में न होने वाला एक बड़ा संपत्ति का अनुबंध। ठीक है, ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर किसी से संपत्ति ले रहा है या बेच रहा है तो ये क्या है? ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बट यह वैध है लेकिन कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को लेकर आपकी दोनों पार्टी के बीच क्या है? कोई अनुबंध नहीं है, आप अच्छे से उस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, वो अच्छे से बेच रहा है, दोनों के बीच कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो आप उसको कोर्ट में लागू नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो क्या होगा? उसमें एक टेक्निकल डिफेक्ट होगा कि आप कोर्ट में लागू नहीं कर सकते। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बट इसे टेक्निकल डिफेक्ट के कारण कोर्ट में या फिर लीगली लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, निर्माण के तरीके के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट इसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, व्यक्तिगत अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट in which term are stated clearly in word either spoken and written। व्यक्तिगत अनुबंध वह अनुबंध है जिससे शर्त स्पष्ट रूप से बोले या लिखे गए शब्दों में बताई जाती है। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि इस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग होते हैं और दोनों लोगों के बीच एक बोलने वाला या फिर एक लिखने वाला बिल्कुल सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर जैसे एग्जांपल में दिया है, राम ने श्याम से कहा मैं तुम्हारी बाइक 50,000 में खरीदूंगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? राम और श्याम के बीच दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। राम ने उसमें कहा श्याम से कि मैं तुम्हारी बाइक को 50,000 में खरीदूंगा। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एक लिखित रूप से होगा। क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, कोई स्टाम्प पेपर लेके या A4 साइज के जो पेपर लेके ये क्या कर दिया आपने? तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लिख दिया। ठीक है, जो राम ने कहा था कि शाम से 50,000 की बाइक खरीदूंगा, ये क्या हुआ? लिखित रूप में हो गया। या फिर हो सकता है उसने बोल के बोला, 2-4 लोग बैठे, उन्होंने सबके सामने कहा कि राम मैं तुम्हारी बाइक 50,000 में खरीदूंगा। क्या हुआ? लोगों ने भी सुने। हो सकता है मोबाइल पे से रिकॉर्डिंग होती, रिकॉर्ड कर लिया गया। तो क्या है? ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बातों को बोलकर या फिर लिखकर बताई गई। दोनों के बीच क्या हुआ? जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो बोलकर या लिखकर हुआ। ये क्या था? ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, इसमें सेकंड टाइप है इसका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, निहित अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बाय द एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज रेदर देन वर्ड्स। निहित अनुबंध वह अनुबंध है जो कार्यों या व्यवहार से बनता है, शब्दों से नहीं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि जो आप डील कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो लोगों के बीच होता है, दो लोगों की बातों से होता है। आप किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ का एग्रीमेंट ले रहे हैं। तो इसमें जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बताया गया है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ कार्यों से या फिर आपने किसी के लिए काम किया या आप किसी के लिए काम करें उससे नहीं बनता, आपके व्यवहार से बनता है। व्यवहार क्या है? आप किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, आप किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो उससे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उससे क्या कहते हैं? निहित अनुबंध कहते हैं। ठीक है, निहित अनुबंध जैसे आप क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर से मिले, आपने क्या किया? अपना ट्रीटमेंट करवाया और डॉक्टर को फीस दी। तो क्या हुआ? आपका उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आपने क्या किया? आपने अपने हित के लिए डॉक्टर से मिला और क्या किया? अपना ट्रीटमेंट करा के उसको उसकी फीस दे दी। जिससे क्या हो सकता है? आप पार्लर गए, आपने पार्लर में फेशियल करवाया, हेयर कट करवाया, जो भी आपका काम था वो करवाया और उसके बदले में आपने क्या किया? अपने हित का काम करवा के उसको फीस दी। ठीक है, ये क्या था? आपने क्या किया? कार्य पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया,
आपने अपने व्यवहार से कॉन्ट्रैक्ट्स पे बनाया, ठीक है, ये क्या कहता है, निहित अनुबंध कहलाता है। फिर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध समान अनुबंध। अनुबंध समान अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट इंसेंट इवन इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। अनुबंध समान अनुबंध वह है जिसे न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू करता है, भले ही पक्षों के बीच कोई समझौता न हो। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि मतलब अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, लीगली जो काम चल रहा है, जो लीगली कहता है, जो कानून कहता है, ठीक है, कानून का ये फैसला है या कानून ये मानता है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आप उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है, अगर आपने किसी के पैसे खर्च किए हैं तो आप उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब दो पार्टीज हैं, उनके बीच उस चीज़ का समझौता हो या ना हो, वो चीज़ें मान रहे हो या ना मान रहे हो, पर उसको लीगली ये कहा जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है, जो कानूनी तौर पे काम कर रहा है कि उसको ये होना चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि जिसे न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू करता है ताकि उन दोनों के बीच, दोनों पार्टीज के बीच क्या हो सके, न्याय हो सके, भले ही दोनों पक्षों के बीच क्या हो, समझौता ना हो। एग्जाम्पल में दिया है, राम ने गलती से श्याम की चीज़ का इस्तेमाल किया, क्या हुआ, राम ने श्याम की चीज़ों का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, दोनों की जो पार्टीज है, राम और श्याम के बीच भले ही समझौता ना हो या उस चीज़ को ना माने कि ठीक है, उसने 200 रुपये लिए श्याम से और फिर क्या हुआ, राम ने उसको रिटर्न नहीं लिया कि ठीक है 200 क्या लेना फ्रेंड, ऐसा आपने समझ के उससे पैसे नहीं लिया, पर लीगली कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आपने उससे 200 रुपये लिए हैं तो आपको वो 200 रुपये रिटर्न करेगा। इसमें यही कहा गया है कि भले ही दोनों पक्षों के बीच समझौता ना हो, पर लीगली कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, यही इसमें बताया गया है कि जो सेकंड पर्सन होता है उसका पूरा हक होता है कि जो आपका यूज़ हुआ है, जो सामान आपका यूज़ हुआ है, जो आपका पैसा यूज़ हुआ है, उसको जो फर्स्ट पर्सन था वो रिटर्न करेगा। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब क्रियावन के आधार पर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूर्ण अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट इज इन विच बोथ पार्टीज हैव परफॉर्मेड द ऑब्लिगेशन। पूर्ण अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, दोनों ने पूरी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मतलब क्या हुआ, तो जिसके राम और श्याम थे, राम ने क्या किया था, श्याम से बाइक लिया था और श्याम ने उससे पैसे लिए थे, तो दोनों के बीच क्या था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, बाइक लेने वाला, देने वाला, पैसा लेने वाला, देने वाला, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्या कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है। जो पर्सन ए था और जो पर्सन बी था, इसने क्या किए, इससे बाइक लिया था, ठीक है, और इसको फिर इसको क्या देने थे, पैसे देने थे, ठीक है, मनी देने थे। इसने इसको बाइक दे दिया, इसने इसको पैसे दे दिया, दोनों के बीच क्या पूर्ण अनुबंध हो गया, क्योंकि इसने इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, यही कहा था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेकंड है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ बोथ पार्टीज स्टिल हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। अपूर्ण अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें एक या दोनों पक्षों को अभी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ठीक है। इसमें मतलब क्या हुआ, इसकी पार्टी ए है और पार्टी बी है। इसमें क्या हुआ था, राम ने कहा था कि शाम से बाइक लूँगा और उसने बाइक उसको दे दी थी, बाइक ले ली थी, पैसा दे दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बना है कि राम श्याम से बाइक खरीदेगा और श्याम राम से पैसा लेगा, पर क्या हुआ है, पर इसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया गया है। क्या हो सकता है कि राम ने श्याम को पैसे दे दिया हो पर श्याम ने अभी तक उसको बाइक ना दी हो, या हो सकता है कि श्याम ने उसको बाइक दे दी हो पर राम ने उसको पैसा नहीं दिया हो। ये दोनों के बीच क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दोनों के बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस चीज़ को लेकर कि आप श्याम बाइक देगा और राम पैसा ले देगा, ठीक है, दोनों के बीच चीज़ें हुई थी, पर दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ बोला और पूरा नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसमें पर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, वही क्या कहलाता है, अपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, अपूर्ण अनुबंध जिसे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और इसमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। किसी एक पार्टी की साइड से ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्टी ने वो उस अनुबंध को कंप्लीट ना किया हो, या हो सकता है कि दोनों पार्टीज के साइड से अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट
अधूरा हो। ठीक है, फिर है ठीक है, इस फिर है रूप के आधार पर, मतलब फॉर्म्स के आधार पर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, औपचारिक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट मस्ट फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रिस्क्रिप्ट बाय लॉ। औपचारिक अनुबंध वह अनुबंध है जिसे कानून द्वारा निर्धारित विशेष प्रारूप का पालन करना पड़ता है। मतलब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने क्या किया, किसी से प्रॉपर्टी ली, ठीक है, आपने कोई मकान खरीदा, ठीक है, क्या होगा, आपने उस मकान को खरीदा है तो पहले वो किसी और के नाम पे था, आप उसे खरीदेंगे, आपकी डील कंफर्म होगी, आप दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग लॉ ये कहता है कि आपने वो घर खरीद लिया है, आपने वो मकान खरीद लिया है, तो उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें बताया जाता है कि जो औपचारिक अनुबंध है जो होना चाहिए उस आधार से या उस तरीके से उस पर काम हो। एग्जाम्पल देखिए, किसी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए रजिस्टर्ड डीड, मतलब इसमें यही बताया गया है कि आपने अगर किसी से कोई सामान लिया या आपने किसी से प्रॉपर्टी ली तो आपका हक बनता है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर क्या करो, रजिस्टर्ड करो। ये क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा जो क्या करेगा, एक औपचारिक अनुबंध के रूप में काम करेगा। तो इसमें सेकंड है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो एन स्पेसिफिक फॉर्म। सरल अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें किसी विशेष प्रारूप का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने सिंपल बेसिस से 100 रुपये ले लिए, 200 रुपये ले लिए, 500 रुपये ले लिए, तो क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है बट के सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपने क्या किया, अभी 500 रुपये ले लिया, कल उसको रिटर्न कर देंगे, इस पर कोई भी लीगली काम होता है वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई बड़ा मकान लेते हैं, इस पर क्या होगा, पूरी कार्रवाई होगी जो कानून करता है। और अगर किसी से आप 100 रुपये ले रहे हैं, 200 रुपये ले रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक लीगली कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच, आपने पैसा लिया है तो आप रिटर्न करेंगे, या आपने लिया है तो आप रिटर्न करेंगे। तो दो लोगों के बीच जो 100 200 या छोटा सा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही क्या कहलाता है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपके कॉन्ट्रैक्ट्स और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं और किस कॉन्ट्रैक्ट में किसके अकॉर्डिंग काम होता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।